जकारिया जी, आपका स्वागत है फिर से हमारे बीडीसी मास्टर क्लास में। जकारिया जी हमारे बीडीसी गेस्ट से हैं आज के। और जो लोग जुड़े बीडीसी से कनेक्टेड नहीं है, जो बाहर से हम लोगों के मास्टर क्लास में जुड़ रहे हैं, उनके लिए बताना चाहूंगी कि जामिया मिलिया इस्लामिया में वो इकोनॉमिक्स के एसोसिएट प्रोफेसर हैं। और एमफिल और पीएचडी उन्होंने साथ में जेएनयू से किया है। और अपने पीएचडी के दौरान वो बेल्जियम भी गए थे। बेल्जियम में करीब 2 साल उन्होंने रिसर्च वर्क किया, काम किया है। साथ में उनका काफी सारा काम जो है और रिसर्च वर्क रहा है ऑस्ट्रेलिया में। काफी दिनों तक वो वहां पे रहे थे, करीब 11 साल वहां रहे। और उसके बाद उन्होंने वापस आने का डिसाइड किया। रिसर्च एसोसिएट के तौर पे भी रहे हैं वो एमआईटी में, यूएस में, करीब 1 साल। और साथ में उन्होंने करीब 40 42 के करीब उन्होंने जर्नल आर्टिकल्स लिखे हैं काफी सारे विषयों, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड ही विषयों पे। और बहुत कुछ मैं उनके बारे में बता सकती हूँ, पर टाइम बहुत चला जाएगा उसमें। मेरे ख्याल से आज का जो विषय है उसके ऊपर हम आते हैं। और क्योंकि इंटरेस्टिंग विषय है, अंडर डेवलपमेंट जो है बिहार का, उसके ऊपर हम बात करेंगे। डॉक्टर सिद्दीकी उसके बारे में बताएंगे, उसमें हिस्ट्री के ऊपर, उसकी हिस्ट्री क्या रही है, अभी का प्रेजेंट सिचुएशन के साथ जोड़ते हुए उसको। और मेरे ख्याल से फ्यूचर के बारे में भी बात करेंगे हम लोग, और काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। जकारिया जी, आप शुरू करें। थैंक यू। टीना जी धन्यवाद। ये जो जमघट है, मतलब ये मेरे मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए सिर्फ नहीं कि बिहार से मेरा लगाव है, बल्कि इसलिए कि बिहार के डेवलपमेंट की जो भी स्टोरी है, जो भी, या अंडर डेवलपमेंट की जो भी स्टोरी है, उसमें आप लोग बहुत बड़ा योगदान देते हैं। हर वक्त आप लोग एक्टिवली कहीं ना कहीं किसी न किसी सेक्टर में डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं। और मेरे लिए आपसे बेहतर ऑडियंस कोई नहीं होगा, क्योंकि मेरी जो नॉलेज है उसकी टेस्ट सही मायने में यहीं पे होगी, है ना। या मेरा जो अपना रिसर्च का जो लर्निंग है, और जो एक्सचेंज, अगर मेरे पास कोई आइडियाज़ है, अगर आपको इंटरेस्टिंग लगेगा तो आप जाहिर सी बात है उसको एक्सपेरिमेंट करेंगे। और जो चीज़ें हमें नहीं मालूम है या जो चीज़ें हम अप्रिशिएट नहीं कर पाते, वो आपके पास है और वो हमें आपको सिखाना पड़ेगा। तो ये मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सचेंज है, जो आम तौर पे एकेडमिक स्पेस में बहुत कम हुआ है मेरे साथ खुद अब तक। जबकि मैं खुद भी फील्ड में रहा, जब मैं कहिए कि जेपैल के लिए जब मैं काम कर रहा था, जमील अब्दुल लतीफ पॉवर्टी एक्शन लैब, एमआईटी का जो लेबोरेटरी है, जिसको अभी नोबेल भी मिला, अभिजीत बैनर्जी और एस्थर डुफ्लो को। तो मैं बिहार में ही था उस प्रोजेक्ट के सिलसिले में, यहाँ चंपारण में। और तकरीबन 1.5 साल मैंने मतलब यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर से लड़ाई करके उस प्रोजेक्ट को ख़त्म किया। तो लेकिन यूं कह लीजिए कि हमारा जो सबसे बड़ा जो यूजफुलनेस अगर कहूँ मैं, तो वो यही है कि आप जैसे लोगों के साथ अपना जो रिसर्च का लर्निंग है उसको शेयर करूं, और आप लोगों से जो फील्ड से इंफॉर्मेशन आती है वो हम उससे कुछ अपने रिसर्च के लिए कुछ फर्दर नेक्स्ट स्टेप के लिए कुछ सीखें। तो उस मामले में ये जो प्लेटफॉर्म है मेरे लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। तो आई रियली अप्रिशिएट टीना जी कि आपने ये ऑर्गेनाइज किया और काफ़ी एक्टिवली इसको परस्यू किया आपने। सो थैंक यू वेरी मच। मैं देख रहा हूँ कि मेरे साथ एक मेरे को ऑथर जो अक्सर काम करते हैं,
रबीउल जी, वो भी हैं यहाँ पे। वो रवेंशा यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। और तो कोई नहीं दिख रहा मुझे मेरे जानने वालों में से। तो जस्ट लेट यू नो कि कोई और भी है यहाँ पे। अम, तो मैं अपने डिस्कशन को शुरू करता हूँ अभी यहाँ से। और मैं कोशिश करूँगा कि मैं बहुत ब्रीफ रहूँ, और यूँ कह लीजिए कि ज़्यादा टाइम डिस्कशन आप लोगों से यूँ कह लीजिए रिएक्शन लेने में जाएगा। तो बेसिकली इसमें मैं एक काम कर रहा था जो रीजनल डिस्पैरिटी के कॉन्टेक्स्ट में काम कर रहा था मैं। और आई केम अक्रॉस थिंग्स दैट वेर नॉट, कह लीजिए कि मुझे खुद पता नहीं थी। और दैट वो जानने के बाद मुझे लगा कि हम लोग अंडर डेवलपमेंट ऑफ बिहार को पूरी तरीके से अप्रिशिएट नहीं कर पाते अक्सर। और आहिस्ता और हमेशा जो है अपने आप से इरिटेट हो जाते हैं कि हम क्यों सक्सीड नहीं कर पा रहे हैं। जब भी कोई काम करते हैं वापस उसी जगह पे आ जाता है। देयर इज अ इनर्शिया, वी डू टेक एफर्ट, मगर वापस फिर वहीं पहुंच जाते हैं हम। तो इसकी वजह क्या है, इसके ऊपर थोड़ा सा मंथन मैंने किया। तो उसी चीज को आपसे आज शेयर करने जा रहा हूं मैं। तो मैं अपना पीपीटी शेयर करूंगा। हो सकता है कि वो ज़्यादा इफेक्टिव ना हो, लेकिन फिर भी आप लोगों को उससे प्रताड़ित करूंगा मैं। सो दैट कि थोड़ा प्रेजेंटेशन मोड पे डाल सकते हैं इसको, टीना जी? टीना, कैन यू मेक हिम अ होस्ट ताकि वो शेयर कर सके अपना स्क्रीन? जस्ट होस्ट बना दीजिए तो शेयर कर पाएंगे स्क्रीन। अभी नहीं हो रहा है। एनीवे तो इसमें जो जब हो जाएगा तो मैं शेयर कर दूंगा, मगर मैं बोलता रहता हूँ कि दो तरह के ग्रुप्स ऑफ स्टेट हैं इंडिया में। अगर आप देखें जीडीपी पर कैपिटा के लिहाज से, उसके ग्रोथ के लिहाज से, तो दो ग्रुप हैं। एक ग्रुप ऐसा है जो कि एक्सपोनेंशियल टाइप से ग्रो कर रहा है, मानी अच्छा। आपको होस्ट शेयर कर बना पाएंगे दिया अभी है। आप? हाँ आप शेयर कर पाएंगे? हाँ, तो ये ग्राफ है जिसको आप देख सकते हैं कि दो तरह के स्टेट्स हैं इसमें, है ना? तो एक 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 जो ग्रुप ऑफ स्टेट है वो एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है। 1980 से ये डेटा ट्रैक हो रहा है, और 2017-18 तक ये 2016-17 तक ये डेटा ट्रैक हुआ है। उसके बाद बहुत सारी अनयूजुअल चीज़ें हुई हैं इंडिया में। एक तो जीएसटी, और वो क्या बोलते हैं उसको, नोटबंदी वगैरह जो हुआ, तो उसकी वजह से इंडियन इकोनॉमी काफ़ी अनयूजुअल फेज में चली गई। तो मैं उसका डेटा इसमें डाल के उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था पूरे। तो आप ये देख सकते हैं कि ऑब्वियसली बिहार सबसे नीचे है उस जीडीपी के पायदान में, और उसका ग्रोथ भी काफ़ी फ्लैट टाइप का है, मतलब ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं है। लेकिन ये जो स्टेट्स हैं, वेस्ट बंगाल, आसाम, उत्तर प्रदेश और बिहार, ये लीनियर, मतलब अगर आप इसको अप्रोक्सीमेट करें तो एक स्ट्रेट लाइन के, जिसका स्लोप कांस्टेंट है, उसके हिसाब से है। और अगर वो ऊपर वाले जो स्टेट्स हैं जैसे हरियाणा, गुजरात, केरला, कर्नाटका, इन सारे स्टेट्स को अगर आप देखें तो इनका जो ग्रोथ का पैटर्न है, इसको हम लोग मैथमेटिकल सेंस में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ बोलते हैं। यानी कि किसी एक पॉइंट के बाद वो एक्सेलरेट कर जाता है। और आप देख रहे हैं कि अर्ली 2000s के पीरियड में यहाँ पे, है ना, यहाँ पे कहीं पे एक्सेलरेशन आया है, जहाँ पे एक्चुअली लिबरलाइजेशन के बाद जो एक डिकेड था, उसके बाद जो इकोनॉमी नॉर्मल सी अचीव करती है, उसके बाद वो 2000 से 2012-13 तक जो है ना, जो हाई ग्रोथ जो इकोनॉमी का रहा है मनमोहन सिंह के पीरियड में, उसको जो है दर्शा रहा है ये। तो आप देख सकते हैं कि पीरियड, जो लिबरलाइजेशन का पीरियड है,
उसमें ये जो फर्क आया, यू नो, हाई पर कैपिटा इनकम और लो पर कैपिटा इनकम स्टेट के बीच में, वो काफी प्रोनाउंस्ड हो गया। अगर आप 80s अर्ली 90s में देखें तो उतना ज्यादा नहीं है, है ना, या उससे पहले भी उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन विथ टाइम आप देख रहे हैं कि ये बहुत ज्यादा है, और उसमें बिहार जो है सबसे नीचे है, राइट। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भी अगर आप देखें तो 1990 से इसको ट्रैक कर रहा हूं मैं, क्योंकि उससे पहले डेटा नहीं है उसका। तो केरला ऑब्वियसली डोमिनेंट है, और बिहार ऑब्वियसली एट द बॉटम है, दोनों तरफ से बाउंड्री है। हालांकि यू नो सारे स्टेट ग्रो कर रहे हैं, लेकिन उनका ह्यूमन डेवलपमेंट इंप्रूव हो रहा है, लेकिन एक जो जिस रैंक पे था वो उसी रैंक पे है, मोर और लेस, है ना। उसमें कोई खास ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है। थोड़ा बहुत जो आसपास के स्टेट से वो ऊपर से नीचे हो गए वो हो सकता है, लेकिन मोटा मोटी जो कह लीजिए कि आ, वो आ, जो रैंकिंग है वो मोर और लेस सेम रहा है, यानी कि ग्रो तो सब कर रहे हैं, लेकिन एकदम रेल की पटरी की तरह सब एक दूसरे से हटके ही ग्रो कर रहे हैं। कोई कन्वर्जेंस नहीं है, जैसे कि बिहार अगर केरला के करीब पहुंचने की कगार पे होता तो हम ये कहते कि अच्छा चलो बिहार कुछ अच्छा कर रहा है केरला के रिलेटिव, मगर ऐसा दिखता नहीं है ना। और कुछ कुछ जो है पेपर्स भी छपे हैं जो साफ साफ इंडिकेट करते हैं कि बिहार का जो कह लीजिए गवर्न इनकम के मामले में तो बिहार सबसे पीछे है ही है, लेकिन गवर्नेंस के मामले में भी बिहार का जो कांति जी जस्ट म्यूट योरसेल्फ प्लीज। कांति जी म्यूट कर लीजिए प्लीज। तो कोई म्यूट सॉरी कैसे सर, होता है यहाँ पे? हाँ, तो गवर्नेंस इंडिकेटर्स में भी बिहार का जो रैंक है वो काफी पीछे है, या फिर इन सारे स्टेट जैसे उड़ीसा, बिहार, यूपी, इन सारे स्टेट का लो है। आप अगर यू नो इसको ये समझते हैं कि ये बस करंट पीरियड का ये एक मतलब अंडर डेवलपमेंट यानी आफ्टर द पोस्ट इंडिपेंडेंस सिचुएशन का है, तो मैं आपको ये मैप दिखाना चाहूंगा। ये मैप एक्चुअली डिस्ट्रिक्ट लेवल मैप है, जो कि ये दिखाता है कि कौन सा एरिया रेवेन्यू सिस्टम जो था अंग्रेजों का, उसमें कौन सा एरिया जमींदारी सिस्टम में है, और कौन सा एरिया कौन सा एरिया नॉन जमींदारी एरिया में है। और ये जितने वाइट एरियाज हैं ये बेसिकली प्रिंसली स्टेट्स थे। तो ये अभिजीत बैनर्जी और लक्ष्मी अय्यर ने 2005 में एक स्टडी की थी, और उन्होंने ये कहा था कि ये जो जमींदारी एरियाज हैं और नॉन जमींदारी एरियाज हैं, इनके बीच में डेवलपमेंट की स्टोरी काफी डिफरेंट है। यानी कि ये सिर्फ करंट पीरियड या फिर यूं कह लीजिए पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड की स्टोरी नहीं है, ये उससे पहले की स्टोरी है, जो कि अंग्रेजों के ज़माने में बुनी गई। यानी कि लैंड रिफॉर्म्स, ये सॉरी लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो था अंग्रेजों का, वो बहुत हद तक अभी भी हमारे डेवलपमेंट पैटर्न्स को इंडिया में एक्सप्लेन करता है। और ये आर्गुमेंट मैं इसको इलेबोरेट करूंगा आगे चल के। तो अगर आप इस मैप को देखेंगे तो ये 2015-16 का जो है पॉवर्टी का डिस्ट्रिक्ट लेवल पॉवर्टी मैप है, और जो डीप रेड कलर्स हैं वो ज़्यादा पुअर स्टेट्स हैं। तो अगर आप इसमें देखें तो यहाँ जो है बिहार के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो डीप रेड में हैं, यूपी के जो अवध वाले रीजन्स हैं वो डीप रेड में हैं, है ना। और ये उड़ीसा के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो डीप रेड में हैं, बंगाल के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स डीप रेड में हैं, है ना। तो और अगर आप उसको
जमींदारी, ये जो एरिया है पिंक एरिया, ये जमींदारी एरिया जो है उससे कॉरस्पॉन्डिंग में देखें तो एकदम स्ट्रेट अवे आप रिलेशनशिप देख सकते हैं कि जो जो एरिया जमींदारी एरिया से रिलेटेड था, यहाँ पे जैसे पिंक है और यहाँ पे देखिए डीप रेड है, यहाँ पे पिंक है बिहार के और बंगाल के आसपास, यहाँ पे भी डीप रेड है ना। तो ये दिखाई देता है आपको जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी 2015-16 का पिक्चर है। और अभी तो हमारे पास 2020-21 का भी पिक्चर है, लेकिन मैंने इसको बनाया नहीं है, लेकिन ये भी काफी उसी तरह से करस्पॉन्ड करता है। तो तो आज की मतलब नियरली मॉडर्न जमाने की पॉवर्टी और अंग्रेजों के जमाने की जो रेवेन्यू अरेंजमेंट है वो आज भी रेलेवेंट है। तो जनरली जो है लैंड रेवेन्यू का जो सिस्टम था अंग्रेजों का, उसमें दो चीजें थी, तीन सिस्टम था। एक जमींदारी सिस्टम था, एक रैयतवारी सिस्टम था, और तीसरा महलवारी सिस्टम था। रैयतवारी और महलवारी जो है एक ही तरह के सिस्टम थे मोटा मोटी समझिए, मगर रैयतवारी में इंडिविजुअल फार्मर जो है डायरेक्टली टैक्स देता था अंग्रेजी हुकूमत को, और उसका कोई ऑफिसर कलेक्ट करता था लोकल एरिया पे, जिसको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बोलते थे। और महलवारी सिस्टम में एक गांव एज ए होल कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होता था टैक्स देने के लिए। तो मैं अभिजीत बैनर्जी और लक्ष्मी अय्यर के पेपर में, जो रिसर्च पेपर था, उसने ये दोनों को एक साथ ही रखा, क्योंकि इन दोनों के उसमें कोई डेवलपमेंट पैटर्न में कोई फर्क नहीं था, लेकिन जमींदारी वर्सेस रैयतवारी या महलवारी में काफी फर्क था। तो इसलिए जमींदारी नॉन जमींदारी करके मैं बात करूंगा, महलवारी अलग से नहीं बात करूंगा। बेसिकली रैयतवारी और महलवारी एक ही ग्रुप में काउंट कर रहा हूं मैं, है ना। तो सवाल ये उठता है कि जब ब्रिटिशर्स ने जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम बनाए थे, या जिस इलाके में जिस तरह का लैंड रेवेन्यू सिस्टम था, वो तो ब्रिटिशर्स के साथ ही चला गया। और ज्यादातर केसेस में एग्रीकल्चर जो है अब उसमें कोई टैक्स भी नहीं है। तो तो इससे एग्रीकल्चर का कोई खास अभी कोई इम्पैक्ट होना नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी इम्पैक्ट देखने को मिलता है ना। और ये एक तरह का एक्सपेरिमेंट, मतलब नेचुरल एक्सपेरिमेंट है, क्योंकि इंडिया जैसा सिस्टम कहीं नहीं हुआ कि अलग अलग रेवेन्यू सिस्टम हो एक ही कंट्री के अंदर और उसका इम्पैक्ट हम देख रहे हो। तो ये एक यूनिक एग्जाम्पल है जो अभिजीत बैनर्जी ने इसको दिखाने की कोशिश की। तो जमींदारी सिस्टम और लैंड इनइक्वालिटी जो है काफी स्ट्रांगली कोरिलेटेड है। जैसे कि अगर आप देखें कि परसेंटेज ऑफ लैंड अंडर जमींदारी, है ना, और लैंड की इनइक्वालिटी वाई एक्सिस पे है। तो अवध जो कि उसके ज्यादातर पोर्शन जो है उसमें थे, जमींदारी रीजन में थे, तो उसकी लैंड इनइक्वालिटी ज्यादा है। और जैसे बॉम्बे या फिर पंजाब की जो लैंड थी या मद्रास की जो लैंड थी, उसमें इनइक्वालिटी कम है, और उसका जो लैंड लॉर्ड वाला प्रोपोर्शन है वो भी कम है। यहाँ पे देखिए ये नॉन लैंड लॉर्ड का प्रोपोर्शन है, यानी कि लैंड लॉर्ड के प्रोपोर्शन के जस्ट उल्टा। तो जैसे जैसे नॉन लैंड लॉर्ड प्रोपोर्शन बढ़ता जाता है, वैसे वैसे लैंड इनइक्वालिटी घटती जाती है। ये 1885 का यू नो एक उस टाइम का इनइक्वालिटी का डेटा है जब अंग्रेजी सरकार थी। तो सवाल ये होता है कि 1885 में इनइक्वालिटी थी, लेकिन जो लैंडलॉर्ड और नॉन लैंडलॉर्ड या जमींदारी और गैर जमींदारी एरिया के बीच में जो फर्क आना शुरू हुआ, वो कब आना शुरू हुआ? आप देखिए कि 1960 में, है ना,
फर्टिलाइजर यूज जो है दोनों ही एरिया में बराबर थे, या राइस का यील्ड जो था वो जो है 1960, ये 1957 है, यहाँ पे आप शायद नहीं देख पा रहे होंगे अपने पिक्चर में, लेकिन 1960 तक मोटा मोटी दोनों एक साथ चल रहे हैं, लैंडलॉर्ड और नॉन लैंडलॉर्ड। और ये जो है यील्ड है, मतलब पर हेक्टर यील्ड है फूड ग्रेन्स का। इसमें भी आप देखें कि 1960-65 तक दोनों एक साथ हैं, और फिर 1960 के बाद जो है ये ग्रो करना शुरू होता है। ये ग्रो करना शुरू होता है गैप दोनों के बीच में, लैंडलॉर्ड और नॉन लैंडलॉर्ड एरिया के बीच में। तो इसकी क्या वजह हो सकती है कि जमींदारी सिस्टम खत्म हो गया, लैंड की इनइक्वालिटी तब थी, अब नहीं है, तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसका एक आर्गुमेंट ये हो सकता है कि, और जो अभिजीत बैनर्जी ने एक्चुअली कहा भी, कि जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं और जो किसी भी सोसाइटी में ट्रस्ट और कोऑपरेशन का जो लेवल होता है, वही इकोनॉमिक आउटकम को डिटरमिन करता है। और जमींदारी एरियाज में और नॉन जमींदारी एरियाज में इंस्टीट्यूशंस काफ़ी डिफरेंट हो गए। उसकी वजह ये थी कि जब लैंडलॉर्ड एरिया में ज़मींदार किसान को ज़मीन देता था खेती के लिए, तो उसकी कोई प्रॉपर रिकॉर्डिंग नहीं होती थी, उसका क्या एरिया है वो डिमार्केट नहीं होता था, उसकी टेन्योर कि वो कब तक उस पर खेती कर सकता है वो डिसाइड नहीं होता था, और ज़मींदार डिफैक्टो ओनर होता था उस लैंड का, उसमें किसान का कोई हक नहीं होता था। वो जब चाहे किसान को अपनी ज़मीन से निकाल दे और जब चाहे किसी दूसरे किसान को उस ज़मीन पे बसा दे। तो ये जो इनसिक्योरिटी और यूँ कह लीजिए कि एक तो टेन्योर की इनसिक्योरिटी और ये जो डिमार्केशन है लैंड की कि ये मेरा लैंड है, ये किसी और का लैंड है, ये भी नहीं था। तो वो इनसिक्योरिटी और वो अनसर्टेनिटी जो थी, उसकी वजह से इस सोसाइटी में और जो टैक्स रेट था, जो जमींदारी एरिया में टैक्स रेट जो था वो जमींदार तय करता था, वो जितना चाहे उतना टैक्स और उतना लगान लगा सकता है, और सरकार यानी कि अंग्रेजी सरकार को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जमींदार अपने जमीन पे कैसे टैक्स लगा रहा है। अंग्रेजी सरकार को सिर्फ अपने टैक्स से मतलब था, जो जमींदार और अंग्रेजी सरकार के बीच में परमानेंट सेटलमेंट के थ्रू तय हो चुका था, है ना। तो ये जो एक्सप्लॉयटेटिव कंडीशंस थी जमींदारी एरिया में, उस तरह की कंडीशन नॉन जमींदारी एरियाज में नहीं थी, क्योंकि जो किसान नॉन जमींदारी एरिया में या रैयतवारी एरिया में जो थे, वो डायरेक्टली अंग्रेजी सरकार को टैक्स देते थे, और अंग्रेजी सरकार टैक्स लेने के लिए पहले तो फार्मर के जो एरिया है, जो क्रॉपिंग एरिया है, उसको डिमार्केट करती थी, यानी कि सरकार रिकॉग्नाइज करती थी कि ये पर्टिकुलर किसान का जमीन है और हम उसी पर टैक्स लगा रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली राइट टू ओनरशिप कह लीजिए कि रिकॉग्नाइज हुआ, तो सिक्योरिटी अपने आप आ गई, और फिर वो उस लैंड को डेवलप करने में इंटरेस्टेड है, क्योंकि उसका लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट है उस लैंड में। और चूंकि किसान डायरेक्टली अंग्रेजी सरकार से बात कर रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, तो वो अंग्रेजी सरकार से एक्चुअली निगोशिएट भी कर सकते थे कि हमें इरिगेशन की फैसिलिटी चाहिए, हमें कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। तो आप देखेंगे कि जो नॉन जमींदारी एरियाज में जो एग्रीकल्चर का इन्वेस्टमेंट है, माने इरिगेशन के लिए या फिर किसी और इंफ्रास्ट्रक्चर का, ट्रांसपोर्ट का, वो नॉन जमींदारी एरियाज में ज्यादा हुआ बजाय इसके कि जमींदारी एरियाज में हो, है ना। तो ये जो आप फर्क देख रहे हैं, ये 1960 के बाद से दिखाई देना शुरू हुआ, जबकि ये सारी चीजें अंग्रेजी सरकार के दौरान ही हुआ। ये सारी चेंजेस जो मैं बता रहा हूँ, ये दो इलाके के डिफरेंसेस, ये
तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि जब कोई चीज हिडन फॉर्म में हो, उसको एक्सप्लिसिट होने में इसलिए टाइम लगता है क्योंकि वहां पे रिसोर्सेज नहीं थे, है ना, उसको उस डिफरेंस को दिखाने के लिए। क्योंकि जब कोई चीज ग्रो करती है, उसको जब कोई इम्पेटस मिलता है तब वो चीज ग्रो करती है, लेकिन उस वक्त तक इम्पेटस नहीं था ग्रो करने का, रिसोर्सेज नहीं थे, इन्वेस्टमेंट उस उतने दर पे नहीं था जितने दर पे होना चाहिए था, इसलिए नहीं दिखाया। लेकिन 1960 के बाद जो ग्रीन रिवॉल्यूशन या हरित क्रांति जो आई, तो उससे सरकार ने पैसा खर्च करना शुरू किया अलग अलग इलाके में, और जो 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 एरियाज की उस पैसे को या फिजिकल एक्सपेंसेस को ज्यादा आसानी से यूज कर सकती थी, वो एरिया ग्रो करने लगी, और जो एरिया उस पैसे को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकी, वो एरिया पीछे रह गए, यानी कि जमींदारी एरिया। क्योंकि इनका जमींदारी एरिया का मेजर प्रॉब्लम ये था कि जो लैंडेड क्लास है और जो नॉन लैंडेड यानी किसान है, उसके बीच में ऑलरेडी काफी कॉन्फ्लिक्ट था। क्योंकि एक तो लैंड इनइक्वालिटी थी और इनसिक्योरिटी थी, वल्नरेबिलिटी जो किसानों की थी वो बनी रहती थी हमेशा। ओके, सो मैं ये सारी चीजें बोल चुका हूँ। लेकिन बिहार के कॉन्टेक्स्ट में जेफरी विट्सो हैं एक ऑथर, जिन्होंने डेमोक्रेसी अगेंस्ट डेवलपमेंट लिखा है। तो उन्होंने जो है इन सारे चीज़ों को करंट फेज में, लालू के फेज के दौरान जो चीज़ें हुई उसको लिखा है। और उसमें जो कॉन्फ्लिक्ट है, मतलब लैंडेड और नॉन लैंडेड क्लास के बीच में, उसको काफ़ी क्लियरली एक एथनोग्राफिक अंदाज में लिखा है। आप लोग शायद इससे वाकिफ भी होंगे इस किताब से। तो ये तो बहुत क्लियर है कि जो जो इनइक्वालिटी और जो डाइवर्जेंस हम आज इंडियन स्टेट्स के बीच में देखते हैं, है ना, वो इस वजह से नहीं है कि इन स्टेट्स में लैंड इनइक्वालिटी ज्यादा थी, क्योंकि वो लैंड के थ्रू काम ही नहीं कर रहा है। वो जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस बेसिकली काम कर रहा है वो जो इंस्टीट्यूशंस बने, जो लैंड इनइक्वालिटी की वजह से जो इंस्टीट्यूशंस बने, वो इंस्टीट्यूशन यानी कि लैक ऑफ कोऑपरेशन और ट्रस्ट जो डेवलप हुआ एलीट और मासेस के बीच में लैंडलॉर्ड एरियाज में, वो एक्चुअली ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बजाय इसके कि लैंड इनइक्वालिटी की वजह से अंडर डेवलपमेंट हुआ। लेकिन लैंड इनइक्वालिटी के इनिशियल फेज ऑफ लैंड इनइक्वालिटी की वजह से नॉन कोऑपरेशन और ट्रस्ट डेफिसिट जो हुआ स्टेट में, वो आज भी आप देखेंगे कि केरला को आज मनरेगा की उतनी जरूरत नहीं है ना, क्योंकि उनके लोग पढ़े लिखे हैं, वो जो है बहुत आसानी से किसी जॉब को पढ़े लिखे हाई लेवल पे जॉब। लेकिन केरला में भी मनरेगा आज मोर सक्सेसफुली रन कर रहा है, बजाय इसके कि किसी दूसरे स्टेट में रन करे, क्योंकि they have that capacity to cooperate and use the fiscal resources that are available very effectively. But states like Bihar or Madhya Pradesh or Odisha is not able to put that cooperation together because they had a historical conflict between the landed class and the masses, है ना। तो ये जो कॉन्फ्लिक्चुअल इन्वायरमेंट, जैसे मैंने बताया कि 1960 के बाद जो हरित क्रांति आई, रिसोर्सेज मूव होना शुरू हुआ गवर्नमेंट से रीजनल एरियाज में, और फिर वो जो गैप था वो दिखना शुरू हुआ, है ना। तो ये तो मैं बोल चुका हूँ। तो अब मैं बिल्कुल खत्म होने के स्टेज में हूँ, ताकि डिस्कशन ज्यादा हो। मैंने जानबूझ के अवॉइड किया है ज्यादा डिस्कस, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी बिहार के बारे में जानते हैं, तो मैं उतना वो नहीं। लेकिन मैं थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज को देखने के लिए आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको इस तरह से देखिए कि
जब कोई सोसाइटी में ट्रस्ट और कोऑपरेशन डेवलप होता है उसकी वजह क्या होती है, राइट? तो वजह ये होती है कि उस सोसाइटी में इंफॉर्मेशन जो है वो कंप्लीट होता है। यानी कि आप एक दूसरे के बारे में ज्यादा समझ और ज्यादा सर्टेनिटी के साथ कह सकते हैं कि ये आदमी ट्रस्टवर्दी है या नहीं है। लेकिन जिस सोसाइटी में इंफॉर्मेशन गैप है और जहाँ इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है, वहां पे ट्रस्ट और कोऑपरेशन का डेवलप होना बहुत मुश्किल होता है। तो ये पॉइंट जो है, ऑस्ट्रम, इलेनोर ऑस्ट्रम एक नोबेल लॉरिएट है इकोनॉमिक्स की, जिन्होंने एक्चुअली पॉलिटिकल साइंस, उनका जो बैकग्राउंड था वो पॉलिटिकल साइंस का था, वो इकोनॉमिस्ट, खुद भी इकोनॉमिस्ट नहीं थी। तो उनका ये कहना था कि अगर इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है, मान लीजिए कि हम एक दूसरे के बारे में कुछ भी नहीं जानते और हमें किसी की कोऑपरेशन चाहिए या किसी का हेल्प चाहिए, जब हम उनको उनके साथ काम करना शुरू करते हैं, तो अगर वो ट्रस्ट, जब हमने इनिशियल ट्रस्ट किया और वो जब ब्रेक हो जाता है वो ट्रस्ट, क्योंकि हमारे पास कोई प्रॉपर इंफॉर्मेशन या सिग्नलिंग मैकेनिज्म नहीं थी जिसकी वजह से हम डिफ्रेंशिएट कर पाते इस आदमी में या दूसरे आदमी में ज्यादा ट्रस्टवर्दी कौन है, तो ऐसी सिचुएशन में एक हॉब्सियन वर्ल्ड क्रिएट होता है। यानी कि वहाँ हर कोई एक दूसरे को धोखा देना शुरू करता है या फिर वो एक दूसरे से ट्रस्ट नहीं करता है। तो वैसी सिचुएशन में लोग साथ नहीं आते और आगे बात नहीं बनती, फिर ग्रोथ रुक जाता है। लेकिन जहाँ जिस सोसाइटी में एक तरह का मैकेनिज्म हो जहाँ पे एक दूसरे से ट्रस्ट और कोऑपरेशन के बारे में समझा जा सकता हो कि ये आदमी ज़्यादा ट्रस्ट वर्दी हो सकता है, वो आदमी कम ट्रस्ट वर्दी है, तो वो जब इवॉल्व होता है वो सोसाइटी जहाँ पे इस तरह के मैकेनिज्म होते हैं, तो वहाँ पे जो नॉन ट्रस्ट वर्दी लोग होते हैं वो अपने आप ही आहिस्ता आहिस्ता छटते छटते वो बाहर हो जाते हैं सिस्टम से, या फिर वो अपनी बिहेवियर को चेंज कर देते हैं और ट्रस्ट वर्दी बन जाते हैं। तो पूरी सोसाइटी का जो इवोल्यूशन होता है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है, या तो आप फुल्ली ट्रस्ट वर्दी सोसाइटी की तरफ मूव कर रहे हैं या फिर आप ऐसी हॉब्सियन वर्ल्ड में ऑपरेट कर रहे हैं जहां पे हर कोई एक दूसरे को शक की निगाह से देख रहा है ना? तो ये जो थ्योरी है वो हमारे जो हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस है उसमें फिट बैठता है, क्योंकि जहां जहां पे जमींदारी एरिया था वहां पे आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे स्टेट की रिसोर्सेज बढ़ती जा रही हैं या इकोनॉमिक ग्रोथ के ऑप्शंस बढ़ते जा रहे हैं, वो गैप जो जमींदारी एरिया जहाँ पे ज्यादा मतलब डोमिनेंट था, जैसे बिहार, बंगाल और उड़ीसा, और जहाँ पे नॉन जमींदारी एरियाज में जो गैप बढ़ता जा रहा है वो इस चीज को दर्शा रहा है कि जैसे ही 1980 में एक हाई ग्रोथ का दशक शुरू हुआ, फिर वहां से जो है गैप बढ़ना शुरू हुआ, फिर 1990 में जब रिफॉर्म हुआ और फिर उसके जो पॉजिटिव इफेक्ट्स 2000 के बाद आना शुरू हुए, तो वहां पे भी गैप बढ़ना शुरू हुआ। यानी कि जैसे जैसे रिसोर्सेज या फ्रीडम लोगों के बढ़ते गए इकोनॉमी में, आप ये देख रहे हैं कि गैप भी बढ़ते गए। यानी कि जिनको ग्रोथ का मौका मिला और वो ग्रोथ के लिए सुटेबल थे वो ग्रो कर गए, और दूसरे लोग जिनको मौका तो मिला लेकिन वो उसके लिए तैयार नहीं थे, वो उस चीज का फायदा नहीं उठा सके, है ना? तो ये चीज जो है बिहार के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग हमको तो जरा कन्विंसिंग लगता है। अब आप लोग बताएंगे कि कन्विंसिंग है कि नहीं है। तो अगर अगर ये बात सही है तो हम लोगों के सोसाइटी में अगर लेस कोऑपरेटिव एजेंट्स हैं और दूसरी सोसाइटी में कोऑपरेटिव एजेंट्स ज्यादा हैं, जैसे मान लीजिए केरला में, तमिलनाडु में कोऑपरेटिव एजेंट्स ज्यादा हैं, इसलिए वो ज्यादा ग्रो या डेवलप कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सेंटर से जो पैसा आता है हमें, वो कैसे आता है? वो इस तरह से आता है कि आपको एजुकेशन पे खर्च करना है, आपको हेल्थ पे खर्च करना है, आपको सैनिटेशन पे खर्च करना है, आपको पानी ठीक करना है, आपको टॉयलेट ठीक करना है। तो ये तो सुटेबल पॉलिसी नहीं हुई ना, क्योंकि हमारा जो ट्रांसफर है
पहले तो ये होना चाहिए कि हमारा कोऑपरेशन और ट्रस्ट ही ठीक नहीं है, तो पहले उसको ठीक करने के लिए पैसा मिलना चाहिए। जब वो ठीक होगा तब हम एजुकेशन और हेल्थ ठीक कर पाएंगे, क्योंकि जब जब भी पैसा आ रहा है तो वो तो साइफन ऑफ हो जा रहा है, क्योंकि ट्रस्ट और जो अपर क्लास है जो हुकूमत कर रहा है वो नीचे पैसा उतरने नहीं देता है। क्योंकि अगर अगर जो लोअर क्लास है वो डेवलप होगा तो जो कॉन्फ्लिक्ट बना हुआ है उसकी बुनियाद पे लोअर क्लास बदला लेगा अपर क्लास से, क्योंकि वो बहुत दिन से वो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो इस वजह से अपर क्लास अपने पावर को खोना नहीं चाहता, और लोअर क्लास को जब पावर मिलेगा तो वो बदला भी लेगा। तो मैं यहीं पे बात को अपने खत्म करता हूँ। आप लोगों से रिएक्शन चाहता हूँ, और अगर कोई इंटरेस्टिंग डायमेंशन हो रिसर्च तो बताइए। अम, तो 10-15 मिनट है एक्चुअली हम लोग के पास, तो अगर कोई और कुछ बोलना चाहे तो, नहीं तो क्वेश्चन आंसर पे भी हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं, आप में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहे तो। वैसे मेरा पर्सनल व्यू ये है कि आप काफी कुछ सेंस, मतलब काफी सही बोल रहे हैं, क्योंकि मैं अपनी मम्मी से सुनती हूँ, मैं अपनी मदर से सुनती हूँ इन सब चीजों को। वो महाराष्ट्र की हैं और वो यहाँ पे 1980s से काम कर रही हैं, तो उनका भी एक्सपीरियंस सोशल सेक्टर में रहने के कारण इस तरह का लोगों के साथ रहा है, जो कनेक्शन रहा है उसमें वो इस चीज को ऑब्जर्व किया है उन्होंने, और उन्होंने ये कहा भी है कि इस तरह का देखने को मिला है कि ट्रस्ट नहीं एक दूसरे पे कर पाते हैं। और इसका जो आपने कहा था, सो आई थिंक थर्ड पर्सन है वो, बाहर से आई हुई हैं, तो मेरे ख्याल से थोड़ा बैलेंस्ड वे में सोच भी पाती होंगी। अम, तो आपसे अग्री करते हैं। किसी का कोई सवाल हो तो। जाकर ये सब मुझे तो बहुत मजा आया। और मतलब कभी कभी होता है कि इस स्पेस में काम करने के बाद आप चीजों को बहुत अलग अलग तरीके से देखते हैं। हम लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं शिक्षा नहीं है इसलिए ऐसा हो रहा है, वो नहीं है इसलिए ऐसा हो रहा है, पर आप जब देखते हैं तो बहुत कुछ आपको निकल के आता है कि बहुत और फंडामेंटल लेवल पे भी चैलेंजेस हैं। मैं बस आपसे ये जानना चाह रहा था कि क्या ये जो चैलेंजेस हैं ट्रस्ट के, लैंड तो एक एक मैनिफेस्टेशन है जैसे आपने कहा, बट ट्रस्ट जो मेन एस्पेक्ट आया, इसका प्रभाव लैंगिक चीजों पर भी पड़ा क्या? जैसे एक इकोनॉमिक्स पे तो क्लियरली दिख रहा है, बट जो हम जेंडर का जो इम्बैलेंस कहते हैं, तो विद इन स्टेट्स कोई जेंडर इम्बैलेंस या उस पर भी इसका प्रभाव पड़ा वैसा ही जैसा फाइनेंस पे पड़ा क्या? कुछ वैसा कुछ स्टडी, कुछ लिंकेजेस? ये बड़ा मतलब इंटरसेक्शनैलिटी का इशू है। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि एक बंदा अमेरिका में, ब्लैक बंदा, ट्रैवल कर रहा है बस में, और उसको एक वाइट बंदा बहुत गाली दे देता है, और वो चुपचाप बर्दाश्त कर लेता है उस चीज को। तो एक औरत जो बगल में सीट में बैठी हुई है, वो एशियन औरत है, और वो बोलती है कि आई होप दिस डज नॉट explode at home. This anger that black guy is experiencing does not explode at home. मतलब जो एथनिक या रेशियल इनइक्वालिटी है वो अल्टीमेटली जेंडर इनइक्वालिटी में मैनिफेस्ट होगी, है ना। और फिर लोग उसको स्टेरियोटाइप करेंगे कि जो रेशियल माइनॉरिटीज हैं या फिर यहाँ पे कास्ट माइनॉरिटीज हैं, वो जो है औरतों को दबाते हैं, अपनी औरतों को दबाते हैं, उनके यहाँ वायलेंस ज्यादा है। तो आप किस चीज को ज्यादा फंडामेंटल मानते हैं, कहाँ पे इंटरवेंशन होना चाहिए, पहले कौन सी चीज एड्रेस होनी चाहिए, ये आपको तय करना पड़ेगा अपने हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस की बुनियाद पे। हर सोसाइटी के अपने अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं। हमारे यहाँ जेंडर इनइक्वालिटी का क्या बेसिस है, ये पहले हिस्टोरिकली देखना पड़ेगा कि कहाँ से आया ये, है ना। जैसे कि तो मैं इसमें कोई जज नहीं करूंगा अभी, मैं नहीं जानता इस क्वेश्चन के बारे में, लेकिन आपको मैंने एक सोचने का फ्रेमवर्क दिया कि कैसे सोचना है। किसी और का सवाल? मेरा सवाल नहीं है, बट एक सेंस ऑफ एप्रिसिएशन है। प्रोफेसर साहब, आपने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव और बहुत रिलेटेबल पर्सपेक्टिव रखा है। और
मतलब मैं दरभंगा मधुबनी वाले क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ, और संयोग ऐसा रहा कि मेरी वाइफ जो है उनके घर के लोग जमींदार ही थे, एक्चुअल जमींदार। तो वो बोलते हैं कि अ, वो समय हमारे अपने कुछ लोग रहते थे और उन्हीं लोग को हम ट्रस्ट करते थे, वो लोग नीचे फिर बाकी लोग को हैंडल करते थे। एंड वो मतलब कभी कभी ऐसा फील होता है कि सोसाइटी में जब बाकी लोग के पास पावर आ रही है, जो कि अब हो रहा है, एंड दे फील वेरी एजिटेटेड बाय इट कि उसने वो जमीन ले ली, वो मेरी ही जमीन वो लोग ले रहे हैं जो पहले हम लोग के ऊपर पलते थे। मतलब दैट लेवल ऑफ थॉट इज वेरी डिस्टर्बिंग एट टाइम। तो मैं सोचता हूँ कि क्या अभी वाला जो टाइम है एक चर्न का टाइम, नीचे वाले लोग ऊपर आ रहे हैं, ऊपर वाले लोग थोड़े से स्टैग्नेट कर रहे हैं या बिहार से बाहर निकल चुके, तो एक हल्का सा वैक्यूम जैसा है इस पे, यहाँ पे शायद संभावना है एक इस इनइक्वालिटी या इस अनफेयरनेस को ब्रिज करने का। बट आई एम नॉट श्योर, क्योंकि ये बाकी जगह कैसे हुआ, कोई एक मूवमेंट हुआ जैसे चेन्नई में, और उसके अराउंड तमिलनाडु की स्टोरी हम सुनते हैं, केरला की अपनी स्टोरी है, जैसे वहाँ के कम्युनिटी, फिर महाराष्ट्र की अपनी है जो टीना की मम्मी ने भी बताया है, हम लोग भी सुने हैं उसको, कैसे वहाँ पे मूवमेंट हुए। बिहार में इस तरह का मूवमेंट के बारे में हमने कभी नहीं सुना कि इस तरह के मूवमेंट हुए। क्या ये स्पॉन्टेनियस होता है, क्या हम वेट कर रहे हैं किसी एक मूवमेंट के होने का, या ये अनायास धीरे धीरे अपने आप एक इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट के थ्रू एक सोशल अपलिफ्टमेंट होगा? क्या हम इस थ्योरी को कहीं ना कहीं देखते, चूंकि आप इकोनॉमिक्स से आए हैं, और मैं इंटरेस्टेड हूँ कि क्या ये बेसिस है कि इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट ऑल्सो लीड्स टू सोशल अपलिफ्टमेंट, या सोशल पावर देना जरूरी है along with इकोनॉमी? इंटरेस्टिंग। तो इस मामले में कहिए कि दो लोग जो अपरेंटली एक दूसरे के खिलाफ सोचते थे हमारे इंडिपेंडेंस मूवमेंट में, अंबेडकर जी और नेहरू जी, दोनों एक दूसरे से इत्तेफाक रखते हैं। वो ये दोनों ये कहते हैं कि डेमोक्रेसी का सक्सेसफुल होना इस बुनियाद पर डिपेंड करता है कि इकोनॉमिक और सोशल इनइक्वालिटी को किस हद तक आप खत्म कर सकते हैं। सिर्फ वोटिंग इक्वालिटी की बुनियाद पे आप किसी सोसाइटी में सक्सेसफुल डेमोक्रेसी अचीव नहीं कर सकते, ये दोनों का मानना है। और उस टाइम पे जो जो थ्योरी थी वो उतनी डेवलप नहीं थी, लेकिन ये लोग प्रैक्टिशनर्स थे पॉलिटिक्स में, तो ये इन बातों को बहुत अच्छी तरीके से समझते थे। हालांकि और दूसरे मामलों में काफी फर्क था इन लोगों में, लेकिन इस मामले में दोनों एक तरह से सोचते थे। तो केरला और तमिलनाडु का जो आपने मिसाल दिया, उसमें एक इम्पॉर्टेंट बात यह कि ये चर्निंग जो केरला और तमिलनाडु ने जो कास्ट को जो रिमूव करने की जो मूवमेंट चलाई, उसमें जो अपर कास्ट के लोग थे उन्होंने बहुत क्रिटिकल रोल प्ले किया, और वो चीज हमारे यहाँ नहीं हुई। हमारे यहाँ बिहार में अपर कास्ट के लोग आगे आकर के कास्ट को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश नहीं किए, और ये चीज बंगाल में भी बहुत हद तक नहीं हुई। लेकिन बंगाल की जो अंडर डेवलपमेंट की स्टोरी है वो लेस डिस्टर्बिंग है कंपेयर टू हमारे। अभी अगर आप नेशनल एवरेज से बंगाल को कंपेयर करें तो बंगाल कहीं ना कहीं बिहार के मुकाबले में बेहतर है। हालांकि अगर आप मालदा और मुर्शिदाबाद के इलाके में जाएंगे, वहाँ के जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, मुस्लिम मेजॉरिटी हैं, तो वो थोड़ा बहुत पॉलिटिकली मैनेज कर लेते हैं चीज़ों को, बार्गेन कर लेते हैं रिसोर्सेस। लेकिन जो शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटी, वहाँ सिग्निफिकेंट शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटी है, या बीरभूम में भी, तो वो निगोशिएट नहीं कर पा रहे हैं स्टेट के साथ चीज़ों को। तो हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी कमी रही है कि जो अपर क्लास इंटेलिजेंसिया है उसको इस बात का इतना डर है कि अगर हमने पावर छोड़ा तो हमको ये लोग बहुत पीटेंगे, है ना। तो इस डर से वो नहीं आगे बढ़ रहे हैं। और
लालू के जमाने में इन्होंने थोड़ा सा फ्रीडम दिया तो उसका नजरिया सबको डिपुटेशन लेके जाना पड़ा, फिर पुलिस थाना सब बंद हो गया, तो थोड़ा बहुत डिमॉन्स्ट्रेशन देख लिया है इन्होंने, है ना, तो उसकी वजह से और भी डर गए। तो लेकिन उसी जमाने में इकोनॉमिक परफॉर्मेंस अपने जीरो पे थी, है ना। 90 से 95 तक बिहार का जो इकोनॉमिक ग्रोथ था या पर कैपिटा इकोनॉमिक ग्रोथ, वो बिल्कुल 1 परसेंटेज पॉइंट पे था, है ना, एकदम जीरो के करीब था। यानी कि लालू ने इतना मुश्किल कर दिया था गवर्नमेंट स्पेंडिंग कि लास्ट में जो पहला जो ऑर्डर नीतीश कुमार ने टाइप किया है अपने उसमें चीफ मिनिस्टर बनने के बाद, वो हैंड से टाइप किया है, हैंड से लिखा, हैंड रिटन लिखा है, कंप्यूटर का ऑर्डर दिया है सबसे पहले, क्योंकि एक भी कंप्यूटर नहीं था सेक्रेटारिएट में। तो ये इस लेकिन लेकिन इतना गवर्नेंस को तोड़ने के बाद लालू की ये अंडरस्टैंडिंग थी कि ये जो स्टेट है यही गरीबों को दबाता है, यही लोअर कास्ट को दबाता है, इसलिए इसी को दबा दो। तो स्टेट को दबाने के बाद भी बिहार ने सबसे वो रिजीम 90 से 95 के बीच में जो पॉवर्टी रिडक्शन का जो स्पेस है वो सबसे ज्यादा है बिहार में उसी पीरियड में, जबकि जीरो ग्रोथ है, लेकिन जो पॉवर्टी रिडक्शन है, इनफैक्ट दैट इज द ओनली पीरियड इन विच बिहार इज बेटर देन उड़ीसा इन टर्म्स ऑफ पॉवर्टी। उसके बाद हमेशा जो है अभी भी बिहार नीचे उड़ीसा से, लेकिन उस पीरियड में बिहार वाज डूइंग बेटर देन उड़ीसा इन टर्म्स ऑफ पॉवर्टी रिडक्शन। सो मुझे लगता है कि जब तक एक प्रॉपर अलायंस नहीं डेवलप होगा, सारे ग्रुप के लोग एक साथ नहीं आएंगे और वो ये तय नहीं कर लेंगे कि ये जो अपर कास्ट और लोअर कास्ट का जो कॉन्फ्लिक्ट है इसको खत्म करना है, तब तक ये खत्म नहीं होगा। और दूसरी बात ये कि जो सेंटर से जो पैसे आ रहे हैं ना, they are actually against this, working against this alliance। उसकी वजह ये कि वो डायनेमिक्स ऐसा सेट करता है, आपके पास पैसे आ रहे हैं, अपर कास्ट उसमें पावरफुल फील करता है क्योंकि पैसे आ रहे हैं, उसको कंट्रोल करने का मौका मिलता है उस पैसे को, तो वो नहीं चाहता कि ये छूटे, और वो चाहता है कि ग्रोथ ना हो, क्योंकि ग्रोथ पैसे इसलिए आते हैं क्योंकि हमारी इकोनॉमी अंडर डेवलप्ड है, हमारे लोग पढ़े लिखे नहीं है, हमारे लोग अनहेल्थी हैं, इसी वजह से ना पैसा आता है। जब ये सब होने लगेगा तो पैसा ही आना बंद हो जाएगा, और इसी वजह से सदर्न इंडियन स्टेट्स एक्चुअली दे आर वेरी एंग्री ऑन अस, बिकॉज दे आर सेइंग कि हम लोग बार बार ग्रो करके आपको पैसा देते हैं और आप उसको एकदम बाल्टी में छेद करके रखे हुए हैं, आप कुछ भी जाता है उसके खत्म हो जाता है, कुछ आता ही नहीं, उससे कुछ फाइनल रिजल्ट कुछ होता ही नहीं, है ना। तो ये जब तक ये प्रॉपर, आई डोंट नो इफ पीके कैन डू दिस, बट इट लुक्स लाइक कि एक ऑप्शन तो है, बट आई डोंट नो, बट पॉलिटिकली एक इंडिपेंडेंट और थॉटफुल मूवमेंट चल रहा है, बट वी हैव टू वॉच एंड सी कि whether that will actually turn out into a proper movement, but उसने कई सारे लोगों को साथ तो लिया है। आई थिंक प्रशांत किशोर सॉरी। हाँ। तो आई थिंक कई बार क्या होता है कि हम लोग चूंकि डेवलपमेंट सेक्टर में काम करते हैं, वी बिकम वेरी इमोशनली ड्रिवन बाय द डेवलपमेंट एस्पेक्ट, बट कई बार क्या होता है लाइक डॉक्टर ज़कारिया विद पीपल लाइक यू कमिंग फ्रॉम द इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव, काफी सारे पर्सपेक्टिव, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, फ्यूचरिस्टिक पर्सपेक्टिव समझने का मौका मिलता है। आई थिंक मेनी ऑफ अस वर नॉडिंग इन एग्रीमेंट व्हेन यू वर प्रेजेंटिंग द स्लाइड, बिकॉज हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि उन 90s के दशक में से बाहर चले गए, राइट, लाइक एंड वी ऑल, आई थिंक all of us, many of us actually deliberately chose to come back to do something about it। तो वो एक काफी इंटरेस्टिंग सा एक पर्सपेक्टिव भी है, एंड मुझे लगता है कि ऑब्वियसली देयर इज मतलब पास्ट तो है ही, इनग्लोरियस पास्ट, जिसको हम लोग कुछ ज्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं, एंड हम तो यही उम्मीद करते हैं कि जितने भी हम लोग, जिसमें एक कमेंट में लिखा हुआ था चैट में कि वो जो एक मूवमेंट की बात रविश कह रहे थे, इन द मेंबर्स ऑफ द द ऑर्गेनाइजेशंस हियर who probably will contribute to the movement, right? and I think मतलब ये चर्चा तो मुझे पता है कि घंटों चल सकती है। I'm very envious of मनीष जो आपके बगल में अभी बैठे हुए हैं, क्योंकि मतलब आप घंटों तक डिस्कशन कर सकते हैं, बट हम लोग जो कॉल पे शायद लिमिटेड समय हमारे पास में है, बट मुझे लगता है कि देयर इज मल्टीपल लेयर्स टू इट, राइट। एक डेवलपमेंट लेयर है, एक
यू नो लाइक लैक ऑफ इंडस्ट्रीज वाला कैपिटलिज्म वाला लेयर है, एक फिर आपको ऑब्वियसली सोशियो पॉलिटिकल कल्चरल डायनामिक्स वाला लेयर है, जो कि सब कुछ इंटरट्वाइंड है, राइट? एंड आई थिंक जो लास्ट पॉइंट आपने बोला बहुत ही इंटरेस्टिंग था कि लोग चाहते ही नहीं है कि डेवलपमेंट हो, राइट? इफ द अपर कास्ट नॉट विलिंग टू गेट द डेवलपमेंट हैपन, वो एक बेसिक वहीं पे एक फंडामेंटल प्रॉब्लम अटक जाता है, राइट? तो काफी इंटरेस्टिंग थॉट्स, काफी इंटरेस्टिंग थॉट। थैंक यू सो मच। नो क्वेश्चन एज सच, बट जस्ट एक मेरे एक ऑब्जर्वेशन एंड आई थॉट आई जस्ट शेयर दैट। क्षितिज जी, ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि स्पेकुलेट करके बोल रहा हूँ। ये जो डेवलपमेंट का, ये एक्चुअली अभी रिसेंटली मेरी एक स्टूडेंट ने रिसेंटली इकोनोमेट्रिक एस्टिमेट किया है, उसमें ये कहा है कि करंट ट्रांसफर, यानी ट्रांसफर इन करंट ईयर इज प्रिडिक्टिंग लोअर ग्रोथ इन नेक्स्ट 2 years. Okay, so if the intensity of transfer increases in current year, the next 2 years will have lower growth in that economy. So ये मैं स्पेकुलेशन के सेंस में नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे स्टूडेंट खुद रिजल्ट इसको डिराइव कर रहे हैं। Very interesting, very interesting. Other people, any other questions? I know we are running short of time as well, but we'll take maybe 1 or 2 more questions maximum, and then obviously we'll let Zakir Saab go as well. ओके, इनफैक्ट रिक्वेस्ट रहेगा कि अगले वाले मीटअप में आप जरूर आए, एंड आई वुड हाँ, आल्सो वो क्लोजिंग कमेंट्स देने वाला था मैं कि रात मतलब भर कि चर्चाएं चल वीकेंड पे सकती हैं। ऑर्गेनाइज करेंगे तो मैं जरूर आऊंगा, क्योंकि अभी मेरा सिचुएशन ये है कि मैं प्रोबेशन में हूँ और मैं एक दिन भी ड्यूटी लीव या कोई दूसरी लीव नहीं ले सकता। तो और इसके चक्कर में मैं पिछले मीट में जो आने वाला था, इस वजह से भी नहीं आ पाया। अच्छा, क्योंकि जब मेरे एडमिनिस्ट्रेशन को पता चला कि मैं लीव लेके जा रहा हूँ, तो उन्होंने बाकायदा मतलब मेरे लिए वो कर दिया कि आप नहीं जाएंगे, ऐसा टाइप से। आई थिंक अभी एक इनिशियल कॉन्वर्सेशन में हुआ तो एक कनेक्ट बना रहेगा, एंड आई थिंक अभी तो हम लोग का बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं जहाँ पे टू गेट टू कोलैबोरेट, टू गेट योर इनपुट्स ऑन मल्टीपल थिंग्स दैट वी। हाँ, यही तो मैं शुरू में बोल रहा था कि बहुत सारी चीजें हैं शेयर करने के लिए आपके साथ मेरे पास, और हमको भी बहुत कुछ सीखना है आप लोगों से, क्योंकि अभी आप लेटेस्ट सिचुएशन को बता सकते हैं कि बिहार में हो क्या रहा है, बिहार में क्या क्या चीजें चल रही हैं। You are booming with information and insights, so I have to sit in that jamgut and then come to a good understanding of what is happening now. अभी तो आज मतलब कल तो पूरा मनीष के साथ, वो जो मनीष का टीम यहाँ पे काम कर रहा है उसको समझने की कोशिश कर रहा था मैं, मगर I have to sit and talk with each one of you separately actually. So it's a long drawn story, it won't stop here. थैंक यू जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच। मेरे पास एक दो सवाल थे, पर टाइम के कारण मैं आपसे फोन पे पूछ लूंगी। I think Manish ji wants to do some. Manish, you can do the closing maybe. मैं उसको म्यूट करता हूँ। मैं थोड़ा सा शेयरिंग करना चाहूंगा about how this all became possible. तो हम लोग जकरिया भाई, कॉलेज जकरिया भाई से सीनियर थे जामिया में, मैं गया था। सॉरी, एक मिनट सर आप अगर म्यूट कर लेंगे तो जी आवाज आ रही है? नहीं मनीष जी, सर को बोलिए म्यूट कर लेंगे। म्यूट कर दीजिए। अच्छा, मैं तो म्यूट के साथ में ये भी है कि सर के सिस्टम से आवाज आ रहा है, वो वापस से इको हो रहा है क्योंकि मनीष से बाहर होना पड़ेगा। अब ठीक है, श्योर। तो मैं इनको जकरिया भाई बोलता हूँ, मुझसे 1 साल सीनियर हैं। जामिया में गया था 97 में, ये मुझसे 1 साल पहले पहुंचे थे। इन्होंने उम्र में हम लोग ज्यादा डिफरेंट हैं जी। और ये मैं हिस्ट्री सोशियोलॉजी पढ़ रहा था, और फॉर्चुनेटली हॉस्टल एक ही था, और जामिया में बहुत छोटा हॉस्टल था, मतलब सिर्फ 400 का कैपेसिटी था जब हम लोग गए थे इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में, और क्लास से 1-2 लोगों को ही मिल पाता था ये। तो बिहार के बहुत लोग पहुंचते जामिया, तो ऐसे ही बिहारीपन होने का थोड़ा वो पहचान होना शुरू हुआ। और फिर ये 2000 में एक बड़ी घटना हुई, पुलिस से झगड़े हुए, हम लोग बहुत मार पिटाई खाए, आंदोलन लड़ा। तो उसके बाद और तो आई बीन इन टच विद हिम, बट मेरी थोड़ी सी वो कहिए कि शायद समझ कम की मैं इनसे परिचय। बीच में एक बार ये पटना आए 6-8 महीने के लिए एक रिसर्च के लिए 2015 में, एंड फॉर अ डे ही आल्सो विजिटेड IIH। लेकिन इनके काम की कितनी गहराई है मैं शायद उतने
अच्छे से नहीं समझ पाया और कुछ और प्लान नहीं कर पाया। तब एक साथ मैं खुद भी अपने पीएचडी के स्ट्रगल में लगा हुआ था, वो पूरा हुआ। अभी मैं पिछले महीने दिल्ली गया था और एक दिन, तभी एक महीने पहले वापस आया ऑस्ट्रेलिया से, ज्वाइन किया जामिया, तो मैं इन्हीं के साथ रहा एक दिन। एंड देन जो थोड़ी लर्निंग हुई, मुझे लगा कि आई हैव बीन मिसिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो कुछ डिस्कशन चल रहा था न्यूट्रिशन पे, हम लोग कुछ एजेंसी से बात कर रहे हैं, एंड देयर ही शोड मी अ स्लाइड, और मुझे लगा कि यार ये तो बहुत कुछ है, एंड ही नोज अ लॉट ऑफ थिंग्स जो हमें बहुत कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो मैंने कहा कि आप कब आ रहे हैं, पहले ये बताइए। तो डेट तय किया है, फिर यहाँ बुलाया। तो एक तो है कि हम जो कर रहे हैं आईएच में, जो काम हो रहा है, बहुत सारा डेटा है, उसको कैसे प्रोडक्टिव बनाएं। एंड लेटली मुझे और भी समझ में आने लगा कि मैं ऑलरेडी 45 ईयर्स का हूँ, अगला जो 15 साल प्रोडक्टिव है बचा हुआ। हमारे आपके एज के समय में अगर किसी को नोबेल प्राइज जैसी चीजों के लिए नॉमिनेट होना हो, तो उसको बहुत ही ग्रास रूट वाले डेटा पे काम करने का, द काइंड ऑफ रिसर्च ही इज डूइंग, आप मोस्टली सेकेंडरी डेटा पे करते हैं। आप उन रिसर्च का कैलिब्रेशन देखेंगे, आप उसकी डेप्थ देखेंगे, तो बहुत अलग तरह का, इनके जो ग्राफ्स देखेंगे जो बनाते हैं, ये बहुत ही डिफरेंट लेवल का। तो इनको कैसे हम लोग और प्राइमरी डेटा सोर्सेज से परिचय करा सकते हैं। तो बीडीसी कैन बी वन दैट मीडियम। इकोनॉमिक्स के पर हेल्थ में काफी काम कर रहे हैं, एजुकेशन में इंटरेस्ट है, तो हम सभी लोग वो उस पोजीशन पे हैं कि इनको हम अपने अपने कामों से परिचय कराएं और इनको हम और एक्सेस दें। आने वाले समय में इनके पास 2, 4, 5, 10 पीएचडी स्टूडेंट्स होने वाले हैं, और उसको लेके एक बड़ी यात्रा हो सकती है। तो वी कैन बी दैट बिगनिंग, हम लोग कर सकते हैं वो। ये मुझे कहना था जी। और ये शुरुआत है, कल कुछ लोग मिलेंगे लंच में पटना में, तो और डिस्कशन कर पाएंगे। और हम लोग कोशिश में है कि इनको हर एक क्वार्टर में एक बार जरूर इधर बुलाएं, ताकि ये जो रास्ता, ये जो यात्रा सोचा है उसको लेके आगे बढ़ सके। टीना, आप क्लोज कर सकते हैं। जी, थैंक यू ज़कारिया जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने बहुत डिटेल में और काफ़ी अच्छे से बताया। थैंक यू सभी का, सभी को सभी जुड़े हैं और समय दिया है यहाँ पे, तो बहुत-बहुत धन्यवाद आप लोगों का। अगले इसमें ज़रूर आइएगा फिर से। थैंक यू वेरी मच टीना जी। थैंक यू। everyone. Thank you. Everyone, very insightful session. Thank you.